हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम जो मिट्टियाँ पढ़ रहे थे उसमें संबंधित जो अम्लीय और क्षारीय मिट्टी है उसको पढ़ते हैं। तो इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्यतः फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच जो है 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। तेजाबी यानी एसिडिक मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती हैं। ये मिट्टियाँ लेटराइट, लौहमय लाल एवं अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भू आकृतिक अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप और नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय यानी वेदरिंग होता है और क्षारों यानी कि बेस जो होते हैं, बेस की लीचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी यानी एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने यानी लाइम का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने पर जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। आगे देखते हैं। इससे संबंधित कुछ और तथ्य दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता होती है। मिट्टियों में जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। किसकी अधिकता होगी तो लवणीय मृदा होगी? सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होगी तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। लवणीय प्रभावी यानी कि जो साल्ट अफेक्टेड मृदा को लवणीय यानी कि सैलाइन, क्षारीय यानी कि अल्काइन एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्षारीय वाला उत्तर प्रदेश, जबकि जो लवणीय वाला क्षेत्र है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे देखते हैं मृदा का लवणीकरण। मृदा के में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन यानी कि जो सैलाइन बिल्डिंग होती है होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथन पर ऊसर मिट्टी के संबंध में क्या सही है ये बताना है। नीचे दिया है कि क्या सही है ये बताना है। तो ऑप्शन 1 है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। तो ये बात ठीक नहीं है। पहली बात जो है वो गलत है। दूसरी है कि इस मिट्टी की पीएच जो है वो मान 7 से अधिक होता है। तो इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये बात ठीक है। ऊसर मृदा की बात कर रहे हैं ये। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, तो ये बात भी ठीक है। अतः ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 सही है। आगे इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेन दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। तो ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश और नत्रजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए क्या होता है? पायराइट, जिप्सम, ढैचा की हरी पत्तियों या हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे कि नरेंद्र शंकर, ऊसर धान 1, ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है। इसका अगला प्रश्न है सामान्य फसलें
उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि 6 से 7 के मध्य में होना चाहिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1993 में पूछा गया है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं एक बार। मिट्टी का जो पीएच मान है कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6 से 7 के मध्य में होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है लाइम का प्रयोग किया जाता है। हमने पढ़ा था वहाँ पे लाइम यानी चूना। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतया जो चूना यानी लाइम का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर यह जो मिट्टी है वह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अतः मिट्टी को ना तो ज़्यादा क्षारीयता होनी चाहिए मिट्टी में, ना ही ज़्यादा अम्लीयता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में जो खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वो कैसे कर सकते हो? तो जिप्सम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, क्षारीयता को की जो समस्या होगी यानी कि क्षारीयता जो अधिक होगी उसको हम कम कर सकते हैं। क्या? जिप्सम डाल के। इसका जो है एक बार विस्तार पढ़ लेते हैं। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लिंचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता होती है ना। चूने की लिंचिंग के लिए कितने? कम से कम 1 फीट जल भरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो ये जिप्सम है जिससे लवणता और क्षारीयता की जो समस्या होगी उसको जो है हम दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि क्षारीय उत्तर प्रदेश में है जबकि अम्लीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पे था? गुजरात में। तो इसलिए ऑप्शन जो इसका डी है वो राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। पहली बात तो इसका जो है एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न काल के विकल्प डी सही उत्तर था। भारत की बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में क्षारीयता यानी कि जो लवणीयता है से प्रभावित राज्यों का क्षेत्र इस प्रकार था। तो गुजरात में 763 और हरियाणा में 65, पंजाब में 20.66, उत्तर प्रदेश में 2129.61। पर एटलस के माध्यम से अधिक क्षारीयता लवणीयता प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख है। भारत में मरुस्थलीकरण एवं भूमि निम्नीकरण एटलस 2016 के अनुसार वर्ष 2011 से 13 में लवणीयता से प्रभावित राज्यों में जो गुजरात है वहाँ पर इतने हेक्टेयर, हरियाणा में 27,841 हेक्टेयर एवं उत्तर प्रदेश में लगभग 3,07,571 हेक्टेयर के संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इसके अनुसार लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात है। आंकड़ों से यहाँ मतलब नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा आंकड़े आप कैरी नहीं कर सकते, इसलिए एक सामान्य जो है बात है वो समझ लीजिए कि कहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लवणीयता है और उसके कारण क्या है पीछे वो समझ लीजिए। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो लवणीय मृदा जो है वो गुजरात में है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो वो गुजरात है, यहाँ पे लवणीयता ज़्यादा है। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देखते हैं सिंचित भूमि पर लवणीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक ऊपर लेयर बन जाती है या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देती है। तो उस लेयर की वजह से जो है ये अपारगम्य हो जाती है, मतलब कि यहाँ जो पारगम्यता होती है वो खत्म हो जाती है। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। तो मृदा का लवणीय भवन यानी सैलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन होने के कारण मृदाएं जो होती हैं वो अपारगम्य बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो हमने पढ़ा है कि चाय बागानों के लिए जो होती है वो अम्लीय मिट्टी अच्छी होती है।
जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो, है ना। आगे देखते हैं, तो इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। चाय बागानों यानी कि जो टी प्लांट्स के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, अच्छे जल निकास वाली, ना कि जल रुकाव यानी भराव ना हो। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर बनाया जाता है, जिससे पानी रुके ना, बहता हुआ आगे चला जाए। अगला जो पॉइंट है जिसको कवर करेंगे वो मृदा अपरदन और इससे सुधार हैं। देखते हैं इसमें नोट्स पॉइंट क्या दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे कि जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव एवं स्थानांतरण को मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिसमें निर्वनीकरण यानी कि डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि मुख्य हैं। ये सारी चीज़ें वो बताई गई हैं जिसकी वजह से जो है मृदा अपरदन हो रहा है। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल और यमुना नदियों के उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदी क्षेत्र यानी कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, जिनमें शामिल हैं छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जो मालवा के पठार में है, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनलिका अपरदन यानी कि गुल्ली इरोजन के कारण हुआ है। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। तो अपरदन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ क्रम में होती हैं। वो क्रम क्या है वो देख लेते हैं। तो असफाल यानी बूंदाघात अपरदन, तो ये जो है बूंदाघात अपरदन में क्या होता है, वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मिट्टी कणों में पृथक्करण को असफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। जब बूंदाबांदी होती है ना। परत अपरदन क्या होता है, तो ये जो सीट इरोजन है, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है तो वो सीट इरोजन है। फिर रिल यानी कि रिल अपरदन क्या होता है, रिल एरोजन क्या है, तो जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं छोटी और थोड़ी सी कम गहरी। फिर अवनलिका अपरदन, तो गुली एरोजन क्या होता है, जब रिल अपरदन की नालियाँ बड़ी और विस्तृत हो जाएं, यानी कि एक क्रम है ना, पहले परत गई, फिर छोटी नालियाँ बनी, फिर बड़ी नालियाँ। धारा चैनल अपरदन में क्या होता है, तो स्ट्रीम चैनल अपरदन है या इरोजन है, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक जो चैनल जो है उसको तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। ये क्या लिखा है, सोरगम यानी कि ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण एवं वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जाता है। आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न को उसमें प्रश्न दिए हुए हैं उनको समझ लेते हैं। तो इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है, तो ऑप्शन बी सही है। हमने पढ़ा भी था कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में जो इरोजन है वो उसकी समस्या जो बहुत गंभीर, वैसे तो छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार सब जगह इरोजन हो रहा है, बट यहाँ पे जो समस्या है वो ज़्यादा गंभीर है। आगे देखते हैं इसका विस्तार क्या है। तो दिए गए विकल्पों में देखिए, ये विस्तार हम दोबारा इसलिए पढ़ते हैं जिससे जो हमने फैक्ट नोट्स फंड में पढ़े थे उनका यहाँ पे दोबारा रिवीजन हो जाए। तो आगे पढ़ते हैं कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में
मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? चंबल और यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र जो शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपदीय क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर का पठार है, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र शामिल है इसमें, महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र शामिल है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के जो शुष्क क्षेत्र हैं वो इसका हिस्सा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो हमने पढ़ा था अभी कि चंबल घाट, इसमें जो है चंबल घाटी दिया है, वहाँ पे शिवालिक का गिरिपदीय क्षेत्र दिया था, तो ये चंबल घाटी का एरिया इन सब में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव की समस्या है? तो ये देखिए एमपीपीसीएस का है इसलिए स्टेट वाइज पूछा, थोड़ा और स्पेसिफिक यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। तो ये है मुरैना जो है, मुरैना, क्योंकि ये चंबल वाले एरिया में ही है तो देख लेते हैं ऑप्शन सी इसका सही है। यहाँ पे सोच के भी लगा सकते हैं कि जो चंबल वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा मृदा का इरोजन है, तो ये मुरैना उसी क्षेत्र में आता है, तो ये आंसर हो सकता है। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड व ग्वालियर जिलों की अधिकांश भूमि बीहड़ एवं बंजर हो गई है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित जो चौथा प्रश्न है उसे देखते हैं। तो चंबल घाटी के खोह खड्डों का निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो वो आपने पढ़ा था कि जो क्रमिक पढ़ रहे थे उसमें अवनलिका अपरदन था, इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। भारत में मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो हमने वहाँ पे अभी जस्ट सही क्रम पढ़ा ही था कि जो पहले असफाल अपरदन होता है, फिर परत चली जाती है, परत के बाद छोटी छोटी नालिकाएं बनती हैं, फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट ऑप्शन है। ये यूपीएससी 2001 में पूछा गया है। इस चीज़ को हमने पहले पढ़ा है, एक बार सिर्फ हेडिंग हेडिंग जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो असफाल, फिर इसके बाद परत, फिर रिल, फिर अवनलिका, फिर धारा चैनल अपरदन ना। तो फिर ये जो है ये क्रमिक विकास दिया था, क्रमिक विकास नहीं बल्कि क्रमिक इरोजन है ये मृदा का। अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता? तो हमने पढ़ा था सोरघम, ज्वार जो लिखा हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोरघम यानी ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। प्रश्नगत फसलों में क्लोवर से सबसे कम भूमि अपरदन होता है। इसमें देखिए यहाँ पे क्लोवर दिया है, ये सबसे कम भूमि अपरदन करता है ना, तो ये हो गया सबसे कम और ये इसमें से सबसे अधिक। आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो ये 4 तरीके दिए जिनमें मिट्टी को उर्वर बनाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे मिट्टी उर्वर नहीं होगी। तो यहाँ पे बीज संशोधन जो है उससे मिट्टी कैसे उर्वर होगी? बीज में संशोधन, बीज अच्छा होगा, मिट्टी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। बीज संशोधन की विधि उपज पर प्रभाव पड़ेगा, जो बीज संशोधन की विधि है उससे क्या उपज पर प्रभाव पड़ेगा, ना कि मिट्टी पर, क्योंकि मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है? जिससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार बनी रहे या वृद्धि होती रहे उसमें। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहाँ की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र अर्थात फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी सहायक होती है, यानी कि एक धन्य कृषि जो है वो अच्छी बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मृदा संरक्षण के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो ये मृदा संरक्षण के लिए कह रहा है। तो मृदा संरक्षण के लिए फसलों का हेराफेर यानी कि फसल चक्र जो है बदलते रहें, वो ठीक है, अच्छी बात है, उससे मृदा की जो है उर्वरता बनी रहेगी।
और बालू की बाढ़, तो बालू की बाढ़ आएगी तो फिर एक लेयर सी जम जाएगी ना, तो ये सब मृदा संरक्षण नहीं होगा। दूसरा गलत हो गया। जब दूसरा गलत हुआ तो एलिमिनेशन मेथड से जो है हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। सब जगह 2 है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण एवं वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किस से या किन से संबंधित है? तो हमने पढ़ रखा है, ये देखिए यूपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो है वेदिका कृषि मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित है? तो मृदा अपक्षय नहीं होगा ये, यहाँ पे तो वेदिका कृषि जब हम करते हैं तो मृदा का रुकाव भी होता है, तो ये जो है पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये इन्होंने समस्या पूछी है ना, समस्या किससे संबंधित है? तो वनोन्मूलन जो होता है, वनों का कटाव जो होता है, वो जो है समस्या है ना, मृदा उससे मृदा जो है अपक्षय बढ़ जाता है और फिर वो जो है ख़त्म होने लगती है। यानी कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और ये निगेटिव है, तो इन्होंने निगेटिव पूछा, तो दूसरा जो है निगेटिव है। पहला जब गलत होता तो एलिमिनेशन मेथड से एक ही ऑप्शन बचता, ओनली ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया है वहाँ मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे जल और वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि यानी कि टेरेस कल्टीवेशन जो है मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे देखते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो अगर हम वनोन्मूलन की जगह वन रोपण करें तो मृदा अपरदन रुक सकता है। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय जो हैं इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना और मेड़बंदी आदि। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो हमने पढ़ा है वन रोपण करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है या सहायता कर सकती है? तो जल संरक्षण में यानी कि शून्य जुताई, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये संरक्षण ही करेगी कृषि में। और खेत की सिंचाई में पूर्व जिप्सम का प्रयोग, तो जिप्सम के प्रयोग से भी जो है जल संरक्षण कर सकते हैं, कम जल का प्रयोग कर सकते हैं। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, इससे क्या होगा, ह्यूमस बढ़ेगा और वो जो है उसके साथ साथ में जो मृदा की अवशोषक क्षमता है वो बनी रहेगी। यानी कि वहाँ से जो इवापोरेशन होगा वो कम होगा, यानी जलवाष्प वहाँ से कम निकलेगी। जब पानी का जलवाष्प कम जाएगा तो मिट्टी जो है नमी बनाए रखेगी। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। इसका एक विस्तार देख लेते हैं। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ऐसी पद्धतियां हैं जो कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती हैं। आगे जो है हम यहाँ तक ही हमारा जो मृदा का चैप्टर चल रहा था वो पूरा हो गया। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनको लेकर हम मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। और आप अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।